नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सीएम पहुंचे। सीएम धामी ने की घोषणा, मोहम्मदपुर भुड़िया का नाम होगा वीरेंद्र नगर। देहरादून में पानी की किल्लत, सीएम के निर्देश के बाद जिलावार बनाए गए कंट्रोल रूम। अब पानी की किल्लत सताए तो मिलाएं टोल फ्री नंबर। उत्तराखंड में गर्मियों में पानी का संकट, जिले के 183 मोहल्लों में संकट। देहरादून समेत इन जिलों की हालत खराब, टोल फ्री नंबर भी जारी। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में दर्ज की गई प्रगति। कपकोट ब्लॉक उत्तराखंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर 40वें स्थान पर पहुंचा ब्लॉक। हरिद्वार के बहादुराबाद बाजार में दंदहाड़े हाथी ने दी दस्तक। दुकान से आटे की बोरी उठाकर सड़क पर खाया हाथी का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 दिन बारिश तूफान का अलर्ट। 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। भेल हेलीपैड पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग भी किया है। देखिए, अब संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वर्षों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियां जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी, राज्य हो हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियां कुछ हजारों में थी और आज ये संपत्तियां कई हजारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियां सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी, पर विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से होंगे। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सीमा सड़क संगठन सड़क मार्गों को ठीक करने में दिन रात जुटा हुआ है। देहरादून से उत्तरकाशी तक 2 डेंजर जोन जिन पर तेजी से काम चल रहा है। गंगनानी से डबरानी तक रोड को ब्रेकर्स के माध्यम से चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। गंगनानी से भटवाड़ी तक 15 किलोमीटर पेंडिंग पूरी हो गई है। 20 अप्रैल तक हीना तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में सुकी टॉप से गंगनानी तक यात्रा खुलने से पहले ठीक कर दिया जाएगा। हमारे दोनों धामों में जो हमारी यात्रा मार्ग है, लगभग 100 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। चाहे वो भारत सरकार की संस्थाएं हों, राज्य सरकार की संस्थाएं हों या जिला स्तर के जो हमारे विभाग हैं उनके स्तर से। उसमें हमारा ये सिलक्यारा से लेके पोल गांव तक जो हमारा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच होगा, इस पर एक तो डामरीकरण करवा रहे हैं, वो चल रहा है, तो बिल्कुल तीव्र गति से चल रहा है। दूसरा, उनसे भी कुछ जो चौक पॉइंट है उसको क्लियर करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो शिलकारा से पोलगांव वाया जो रानी टॉप होता है, उसमें भी इस बार कोई दिक्कत आने की हमें संभावना नहीं लगती। तो रोड मोरालेस कंप्लीट हो चुकी है। रासू से उत्तरकाशी में हमारे 2 चौक पॉइंट्स हैं, एक रतुड़ी सेड़ा है और एक बंदरकोट है। हमारा प्रयास है कि बंदरकोट हम 20 अप्रैल तक क्लियर कर दें और उसमें जो चौड़ा 12 मीटर की जो चौड़ी सड़क है वो हम यात्रियों को दें, और रतुड़ी सेड़ा भी हम 10 मीटर कटिंग करके और वो चौड़ीकरण कर देंगे, और जो छोटे मोटे काम होंगे वो हम यात्रा सीजन में करते रहेंगे। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में कपकोट ब्लॉक उत्तराखंड में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 40वें स्थान पर पहुंचे हैं। ये उपलब्धि क्षेत्र के समग्र विकास और प्रशासनिक प्रयासों का प्रमाण है। नीति आयोग के द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का उद्देश्य देश के पिछड़े विकासखंडों का तेजी से और प्रभावी रूप से विकास करना है।
नई टिहरी चारधाम यात्रा को जोड़ने वाले ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को अब मलेथा मरोड़ा के मध्य रेल लाइन बचाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के पत्र का जवाब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार ने रेलवे अधिकारियों को दे दिया है। आज अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक ने कहा कि मलेथा मरोड़ा के मध्य अगर रेलवे लाइन बिछती है तो टिहरी जनपद भी जुड़ जाएगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के उपलब्ध हासिल होंगे। सारी नदियाँ हैं और हम इस देश की 63% जनसंख्या को हर तरह का जो है, तब चाहे वो औद्योगिक है, तब चाहे वो पीने का है, तब चाहे सिंचाई का है, वो सारे का सारे पानी दे रहे हैं और यहाँ के लोग प्यासे रहे हैं। तो मेरे किशोर उपाध्याय के लिए बड़ी चिंता और संजीदगी की भी बात है। तो इस बारे में तो कह दिया है, लेकिन जो बड़ा विषय ये है कि 2050 तक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गंगा में पानी नहीं बचेगा एक बूंद, और हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। तो उत्तराखंड तो बाद में होगा जो कुछ होगा इसका। हरिद्वार के बहादुराबाद बाजार में एक जंगली हाथी अचानक पहुंच गया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हाथी ने एक दुकान से आटे की बोरी उठाई और सड़क पर खड़े होकर उसे खाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी दिखाई, क्योंकि ये क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व के निकट है और जंगली जानवरों का आबादी में आना आम हो गया है। लोगों ने बाजार क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। हरिद्वार में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम हलवा हेड़ी की है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब घर के बाहर 18 महीने का बच्चा खेल रहा था। इस बीच अचानक ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आया और बच्चे को कुचलता हुआ आगे निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। थाना बहादुराबाद के संतरसा क्षेत्र में हलवाड़ी के पास में ये एक घटना आज हुई है कि तो विधारक की घटना थी, जिसमें उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बाहर आते और ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जो ट्रॉली एक बच्चा वहाँ पीछे ट्रॉली के टायर में आने से उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। उसमें कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को कब्जे में लिया है, सीज किया है और बच्चे को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। परिजनों से भी इसके आधार पर कार्रवाई की। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में सोलानी नदी पुल के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश हरियाणा का बताया जा रहा है।
और अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर कांग्रेस ने जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ने का दावा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिलाध्यक्ष भगवत सिंह तसीला के नेतृत्व में एसपी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपराधों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया और साथ ही वायरल वीडियो के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने वायरल वीडियो में नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट किए जाने को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बालिकाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। साथ ही अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का दावा भी किया। एसपी ने कांग्रेसियों को बताया कि पुलिस अपराधियों पर कानूनन सजा दिलाने को संकल्पबद्धता से काम कर रही है। वायरल वीडियो मामले में कपकोट थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश जारी है। थाना कपूर क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया के जरिए भी वीडियो वायरल हुआ था। नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का एक प्रकरण सामने आया था। इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें शीघ्र मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। चूंकि इसमें कुछ 7 साल के नीचे सजा में इसमें रिमांड गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी की है। और जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं मेडिकल के आधार पर, जो है इसमें जिन भी अभियुक्तों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई पॉसिबल होगी, उस साक्ष्यों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें समाज के सभी अलग अलग सभी क्षेत्रों के सम्मानित लोगों द्वारा जो है इसमें खेद और चिंता प्रकट की गई थी। इसीलिए पुलिस ने इसमें पूर्व में ही शीघ्र संज्ञान लेके इसमें से सख्त कार्रवाई इनिशिएट की गई है। तो मैंने कहा कि समाज के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हो गए, मीडिया हो गए, समाज के सम्मानित सभी लोग हो गए, इनके द्वारा इस घटना की निंदा की गई है और पुलिस द्वारा भी इसमें सख्त धाराओं में मुकदमा करके सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसमें पुलिस की जो कार्रवाई की जा रही है इसमें भी हमारा सहयोग करें और मतलब जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में भी आपको अलग से अवगत कराया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2016 के बाद बंदाल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को शासन के निर्देश पर नगर निगम ने चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया था। चिन्हीकरण के दौरान देखिए, नगर निगम ने जो है वो अब ये जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं या हुए हैं, पूर्व में भी हुए हैं, इन सब के चिन्हीकरण का काम हमारा शुरू हो गया है और हम इस पे तार बाड़ करके और अपनी ये निगम की हमारी जो ज़मीन है उसका बोर्ड भी उसमें लगा दी जाएगा और जो जिस भी प्रकार के किसी ने पूर्व में भी अतिक्रमण किए हैं उन सबको भी हटाने का काम नगर निगम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी है। सोमवार से 10 अवैध कॉलोनियों को जमींदोज करने का चालान शुरू हुआ। पीला पंजा बुधवार को भी गरजता रहा। नगर क्षेत्र के अलावा नवाबगढ़ और भीमावाला इलाकों में अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण को लेकर लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है।
यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल के रूप में हुई है, तो वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ टकराई है ना, यहाँ से टकरा। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में संबंधित विभाग जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। धाम में सरकार भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार चारधाम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर भी जोर दे रही है, ताकि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ हो जाएगा। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार प्रदेश सरकार ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान शुरू कर रही है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के इस बार आधार प्रमाणित पंजीकरण किए जा रहे हैं। तीर्थ यात्री को पंजीकरण करते समय आधार कार्ड को डिटेल देना अब जरूरी कर दिया गया है। यात्रा के लिए इस बार 60% पंजीकरण ही ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से बिना पंजीकरण आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार करने जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिलेगा। आपातकालीन सेवा के लिए 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व वोट एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। वह ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा, जो तीर्थ यात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाए तो हमें भी खुशी होगी, लेकिन हमें धरातल पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। चार धाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चार धाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी। और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता रही है वहाँ हमने सुधार के लिए कहा है। और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है। सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात, सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बार हम लोग लगभग 100 डॉक्टर्स पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें 60 डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट होंगे और बाकी 40 डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स होंगे, जो हम लोग पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में पोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 100 फार्मासिस्ट और 100 CHOs भी हम लोग पोस्ट करेंगे। इस बार खास बात यह है कि भारत सरकार से भी जो है डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। लगभग 20 से 30 डॉक्टर्स की डिमांड हमने की है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और विभिन्न एम्स से डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स
इस बार भेजे जाएंगे। लाभ उत्तराखंड को क्या है, बार बार हम कह रहे हैं यात्रा में जो हम कहते थे कि कम से कम 10 दिन लगने चाहिए 4 तीर्थों की यात्रा करने में, और उसमें हेमकुंड साहब भी हैं 4 के अलावा, तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ कलियर शरीफ हैं, और उसमें हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के अलावा हमारे यहाँ हैड़ाकांड महाराज का आश्रम है, यहाँ जहाँ भरत जी पैदा हुए कर्णाश्रम यहाँ है। तो ऐसे अनेक स्थान हैं। तो टूरिस्ट आए, लेकिन हो क्या रहा है, पहले आदमी आता था 10 दिन रुक के इन यात्राओं को करता था, और कुछ पैसा यहाँ के होटल्स को, होम स्टे वालों को, जो गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे ढाबे, उनकी बिक्री होती, तो उनका कारोबार बढ़ता था, पंडित पुरोहितों का जीवन यापन में आसानी होती। लेकिन आज जो व्यवस्था सरकार ने की है, आदमी सुबह चल रहा है किसी मैदानी क्षेत्र से जो हमारे उत्तराखंड से बाहर का है, शाम को पहुंच रहा है, रात की पूजा कर रहा है और रातों रात वो दर्शन करके वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? आप ये बता रहे टूरिस्ट की संख्या इतनी रही है, तीर्थयात्री वालों की संख्या इतनी रही, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे बात कीजिए ना। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु: यात्रा से पहले अनिवार्य हेल्थ चेकअप, कम से कम 2 माह पहले से प्राणायाम, पैदल चलने और हार्ट फिटनेस एक्सरसाइज पंजीकृत स्वास्थ्य ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। अपनी जरूरी दवाइयां, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर साथ रखें। बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल सहित 28 पैरामीटर की जांच के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। यात्रा मार्ग पर हेल्थ एटीएम और 24/7 टेली मेडिसिन सुविधा। हार्ट, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित यात्री विशेष सावधानी बरतें। आपको बता दें, इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। वहीं 4 धाम यात्रा में देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लगाए गए साइन बोर्ड में प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा हम यात्रियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को लेकर एक पुस्तिका निकालने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी यात्री 4 धाम यात्रा मार्ग पर आने वाले रेस्टोरेंट में पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकें। इसके लिए हमने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से पहाड़ी व्यंजन परोसने का अनुरोध भी किया है। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि और यहाँ की जो संस्कृति की एक अलग ही छवि रखती है, और यहाँ की संस्कृति को भी वो पूरे जो है बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है, उसको देखते हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो है, जो यात्री आते हैं कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं, तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन, जो खान पान है, उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा का सवाल है। सरकार की घोषणाओं का अगर अभी तक की घोषणाएं को अवलोकन करें तो हमें ये बड़ी प्रकार ज्ञान हो सकता है कि सरकार काम में यकीन नहीं करती, घोषणाओं में यकीन करती है। घोषणाओं से ये प्रदेश चलने वाला नहीं है। हमारा कहना, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना यह है, अगर आप कोई घोषणा करते हैं तो सरकार को उस घोषणा पर बहुत गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से काम होना चाहिए। जहाँ तक 4 धाम यात्रा का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, आप उस पर गंभीर नहीं है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हमारे ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री गंगोत्री जी, श्री यमुनोत्री जी के हमारे तीर्थ हैं, और इन तीर्थों में केवल भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसमें हमारा जो उत्तराखंड सरकार है, हमारा स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो दिक्कतें पिछले वर्ष यात्रा में आई हैं उन्हें दिक्कतों को दूर करने के लिए एक बृहद कार्य योजना सरकार के द्वारा तैयार कर ली गई है। इस बार धामी सरकार ने
कड़े नियमों के साथ यात्रा करने का संकल्प लिया है। पिछले साल यात्रा की बात करें तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार पुराना आंकड़ा पार करने के प्रयास को सफल करने में सरकार का लक्ष्य है। अगर आप भी चार धाम यात्रा आ रहे हैं तो आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया है, जिससे कि श्रद्धालु निर्धारित तिथि पर दर्शन का लाभ उठा सकें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का